हेलो एवरीवन। इससे पूर्व वीडियो में हम एनसीईआरटी के 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1.14। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है। दो प्लेटें हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव आवेश, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव आवेश। इसके बीच 3 कण छोड़े गए। जैसे ही कण इस सिरे से छोड़ा तो सीधा चलने के बजाय थोड़ा सा ऊपर, ये हल्का सा ऊपर उठता चला गया और इस तरह बैंड ले गया। ये पार्टिकल 1। दूसरा पार्टिकल लगभग इसी के समांतर गया लेकिन थोड़ा कम बैंड लिया, पार्टिकल 2। तीसरा पार्टिकल इनके जस्ट अपोजिट बैंड लेता गया और जो विस्थापन हुआ, पार्श्विक विस्थापन, वो इन दोनों के मुकाबले कहीं ज़्यादा, पार्टिकल 3। पार्टिकल 1, 2, 3 जैसे जा रहे हैं। चित्र 1.33, इट मीन्स आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चित्र ये हो गया। में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह ट्रैक दर्शाए गए हैं। ये ट्रैक दर्शाए गए हैं तीनों के। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। अब हम देख रहे हैं कि कण 1 और 2 दोनों के दोनों पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं, यानी कि आकर्षित हो रहे हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ऋणात्मक हो। इस तरह कण 1 व कण 2 धन प्लेट की ओर विक्षेपित होते हैं, अर्थात आकर्षित होते हैं। अतः कण 1 व 2 ऋणात्मक होंगे। जबकि कण 3 ये ऊपरी प्लेट 1 कह दो, निचली प्लेट 2 कह दो। कण 3 नेगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित होता है, और आकर्षण विपरीत आवेशों में होता है। अतः कण 3 धनात्मक होगा। आप नोट कर लेंगे। इसके सेकंड पार्ट में इनमें से किस कण का आवेश सहती द्रव्यमान और चार्ज, यानी कि Q अपॉन M का मान अधिकतम होगा, ये हम निर्धारित करेंगे कि कौन सा आवेश ज़्यादा विक्षेपित हो रहा है। जो आवेश ज़्यादा विक्षेपित होगा वो उतना ही उसके Q अपॉन M का मान अधिकतम होगा। अब जैसे ही ये कण इस वैद्युत क्षेत्र में एंटर करेगा तो इसका प्रारंभिक वेग क्षैतिज दिशा में कुछ ना कुछ है, U बराबर UX इसको हम कह सकते हैं। जबकि वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की ओर जो इस पर फोर्स लग रही है इस नेगेटिव प्लेट के कारण, ये नीचे की ओर जाएगा लेकिन कुछ देर बाद जाएगा। इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में 0 और गति की द्वितीय समीकरण, जो कि हम पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में, y बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर से
इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर चूँकि ऊर्ध्वाधर दिशा में लेना है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है। यहाँ पे रीजन लिखेंगे u इक्वल टू यू वाई, u बेस में y लिखेंगे, यानी कि y अक्ष के अनुदिश जो कि 0 है। ये y प्लस 1/2 एक्सेलेरेशन और t स्क्वायर एज इट इज। जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो वैद्युत बल के कारण उत्पन्न हो रहा है, और वैद्युत बल यहाँ पर F और द्रव्यमान कण का m यदि मान ले तो a बराबर हो जाएगा F/m, यानी कि 1/2 m F और ये t स्क्वायर। जो बल है वो वैद्युत बल है जो कि EQ के बराबर होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q, तो F बराबर हो जाएगा E × Q। इस तरह 1/2 F की जगह EQ t स्क्वायर अपॉन m, या y इक्वल टू Q/m इसको अलग कर लिया, और बाकी ET स्क्वायर अपॉन 2 को अलग कर लिया। अब यहाँ पर हम देखें कि टाइम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और 2 तीनों ही नियत है, तो ये बता रही है कि Q/m समानुपाती है y के, यानी कि y जिसका ज़्यादा होगा, जिस कण के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, उसके लिए Q/m का मान भी अधिकतम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कण 3 के लिए y का मान अधिकतम है, y यानी कि ये डिस्टेंस ऊपर या नीचे जाने वाली। यदि यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचे, इन सब के लिए ये विस्थापन ये कम है, यहाँ से ये ज़्यादा है, ये जो हम लेंगे इस पैरेलल लाइन की रेस्पेक्ट लेंगे। ये चीज़ यहाँ पैरेलल लाइन आ रही है, ये डिस्टेंस, इसके पैरेलल आ रही है ये डिस्टेंस, और इसके पैरेलल आ रही है ये डिस्टेंस। तो इस तरह इन तीनों ही पार्टिकल्स में देखिएगा, इसको दोबारा थोड़ा सा बनाए देते हैं इसको। एक्चुअली यदि ये फोर्स ऊपर ना होता, आवेश ना होता, बल ना लग रहा होता, तो ये सीधा ऐसे जाता। तो यहाँ तक इसमें विस्थापन हुआ ये, दैट इज y1। दूसरा कण ये ऐसे जाता, ये हुआ y2, और तीसरा ये ऐसे जा रहा होता जो कि नहीं गया, और ये हो गया y3। तो हम देख रहे हैं कि y3 जो है वो अधिकतम है, यानी कि y का मान तीसरे कण के लिए अधिकतम है। अतः कण 3 के लिए Q/m आवेश सहती अनुपात Q/m अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 15। एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E बराबर 3 × 10⁻³ I कैप। ये दिशा बता रहा है, यूनिट वेक्टर है, मतलब x अक्ष के अनुदिश है, न्यूटन पर कूलम। पर विचार कीजिए, और दो बातें इसमें पूछी है, पार्ट ए और पार्ट बी। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व में से जिसका तल YZ अक्ष के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, ये फ्लक्स ज्ञात करना है।
और बी पार्ट में इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल का अभिलंब अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाए, ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो, तब फाई कितना होगा। दोनों ही कंडीशन में हमें उस तल से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक डायग्राम पर हम विचार करें। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स अक्ष के अलोंग है। जो तल दिया है वो जो वर्ग दिया है, वर्ग का तल वाई जेड तल में है। वाई ये अक्ष और जेड ये, तो वाई जेड यानी कि यहाँ पर एक वर्ग बन गया। ये इसको हम इस जेड अक्ष को यहाँ दर्शाते हुए एक वर्ग यहाँ पर कंसीडर करें। ये जेड अक्ष के समांतर और ये वाई अक्ष के समांतर हम एक लाइन खींचे तो ये तल मिल गया, और इस पर अभिलंब डालेंगे तो वो एक्स अक्ष के समांतर आएगा। अब चित्र में आपको नहीं लग रहा कि एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर तो हमने कर दिया ज़बरदस्ती, लेकिन इसे लंब 90 डिग्री का है, वास्तव में 90 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि 3 डायमेंशनल प्लेन में हम इसको नीचे जो हमने दर्शाया है वो वास्तव में ये ऐसे है, जेड अक्ष और तल ये हो गया। इस पर लंब डालेंगे तो ये एक्स अक्ष के समांतर आ गया। 10 सेंटीमीटर भुजा का मतलब ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 और ये भी 10 सेंटीमीटर। मतलब ए पार्ट के लिए लेंथ 10 वाई एक्स के अलोंग लेंगे, डायरेक्शन लेंगे तो यहाँ पर वाई एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लेंगे वो जे कैप, जबकि एक्स अक्ष के अलोंग आई कैप दिया हुआ है और जेड अक्ष के अलोंग यूनिट वेक्टर जो लिया जाता है हमेशा के कैप लिया जाता है। और इस दिशा में इसकी, हालांकि दोनों बराबर है लंबाई चौड़ाई, लेकिन लिखे लेते हैं बी जो कि 10 के कैप। इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। 10 जे कैप इंटू 10 के कैप, दोनों की मल्टीप्लाई करें। हालांकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें वही सारणिक के रूप में करना होगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट उसको एक्सपेंशन करेंगे तो ये लाइन हमें मिल जाएगी। लेकिन यदि तीनों कंपोनेंट दिए हो जिसमें आई जे के, तो उस स्थिति में सपोज ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसी तरह यहाँ पर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस जेड के कैप, ये लेंथ होती, ये ब्रेथ होती। और तब हमें एरिया यहाँ पे निकालना पड़ता है, L क्रॉस B एरिया वेक्टर इक्वल टू, तो यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप सारणी के रूप में लिखते x y और z, इसी तरह x1 y1 और z1, यानी कि पहले आई जे के लिख लिए, फिर पहले वेक्टर के आई जे के गुणांक, फिर दूसरे वेक्टर के, इसका एक्सपेंशन करेंगे आई के अलोंग। जब आई के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे तो ये और ये ख़त्म, इस तरह से त्रियक गुणा करेंगे y की z में, यानी कि y z1 माइनस z y1। उसके बाद माइनस जे कैप, इसको एलिमिनेट करेंगे x की गुणा z1 के साथ और z की गुणा x1 के साथ करते हुए, यानी कि x z1 माइनस z x1। और फिर के कैप के अलोंग करेंगे तो ये और ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, x y1 माइनस y x1। इसको पूरे को विस्तारित करेंगे, ये हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में। उसके बाद ये डायरेक्ट लाइन हमारी इस क्वेश्चन में ये आ जाएगी। और जे क्रॉस के, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी यूनिट वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ये एक्स अक्ष, ये वाई, ये जेड, एक्स के अलोंग यानी कि एक्स के अनुदिश, एक्स की दिशा में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई की दिशा में जे कैप और जेड की दिशा में के कैप होता है। इनकी यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, आई की जे में, जे की के में, के की आई में, तो तीसरा मिलता चला जाएगा धन में, बशर्ते ये क्रम हमने एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के चलने की दिशा के विपरीत लिया है तो। और कहीं घड़ी के चलने की दिशा में आ गया आई क्रॉस के, तो तब भी मिलेगा तीसरा ही, लेकिन उसके साथ में नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा, ये ध्यान रखना है।
तो ये वेक्टर में आप पढ़ चुके हो, इस क्वेश्चन में कोई लेना देना इसका है नहीं, केवल एप्लीकेशन मात्र है। ये मैं नहीं दिखाना। तो 10 गुणा 10 100 जे क्रॉस के, ये आई कैप, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, इसे वर्ग मीटर में बदलेंगे तो 100 गुणा 10 की पावर -4 आई कैप मीटर स्क्वायर। ये पावर 2 है प्लस की, माइनस की 4 है, यहाँ बच जाएगा 10 की पावर -2 आई कैप मीटर स्क्वायर। ए पार्ट फाई इक्वल टू ई डॉट ए। ई की वैल्यू चूंकि आई और जे में हमें दे रखी है तो सीधा सीधा लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट 3 × 10⁻³ आई कैप डॉट 10⁻⁻² आई कैप। आई डॉट आई 1 होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें सीधी सीधी हो जाएगी, 3 गुणा 10 की पावर 3 प्लस के और ये माइनस के 2, तो यहाँ बच गया 3 गुणा 10 की पावर 1। उसे लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिखो, तो ये हो गया 30। इस तरह फाई की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बी पार्ट में ये थीटा 60 डिग्री है। एक्चुअली ये जो 60 डिग्री कोण दिया, ये जो अभिलंब है इसका कोण एक्स अक्ष के साथ दे दिया, क्योंकि इसमें कहा है क्वेश्चन में, आप अपनी बुक में जो क्वेश्चन आप ये कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो क्वेश्चन सामने रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी बुक को पास में रखिए। इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसका तल का अभिलंब, तल ये इसका अभिलंब, ये पेन, ये अभिलंब इस एक्स अक्ष के साथ में, इस एक्स अक्ष के साथ में ये थीटा कोण बना रहा है और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। यानी कि ये डायग्राम आप इस तरह समझ लो, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, और यहाँ पर तल को हमने झुका दिया। इस तल को झुकाए और इस तरह झुकाया कि ये एंगल 60 डिग्री आ गया। एरिया ऐसे था, इस तल को ऐसे झुकाए तो ऐसे झुकाने पर ये एंगल अपने आप 60 डिग्री आ गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो एंगल दिया है इसने, वो तल पर डाले गए अभिलंब का दिया है या तल का दिया है। यदि तल पे डाले गए अभिलंब का दिया है तो थीटा डायरेक्ट रखेंगे और फाई बराबर ई डॉट ए, जो कि होता है, चूँकि एंगल यहाँ पर दिया हुआ है, ए डॉट बी ए बी कोस थीटा, यानी कि ई ए कोस थीटा। ई की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 3 और ए की वैल्यू जो कि हमने निकाली 10⁻⁻² कोस 60। 3 गुणा 10 की पावर बचे यहाँ पर 1 गुणा कोस 60 का मान 1/2 और 2 से इसे काटा तो 1.5 की गुणा 10 में करी तो 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन यदि ये एंगल तल पर डाले गए अभिलंब के बजाय तल का दे दिया होता, तब आपको ये एंगल निकालने के लिए, इन दोनों के बीच का कोण निकालने के लिए, मतलब अभिलंब और एक्स अक्ष यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बीच का एंगल निकालने के लिए उस कोण को 90 में से माइनस करना होगा। मतलब तल ये था, अब ऐसे समांतर तल का झुकाव हो गया इस तरह से, ये एंगल 60 डिग्री। तो ये तल का जो अभिलंब है वो नीचे की ओर चला गया, बजाय ऊपर जाने के नीचे चला गया। चूँकि झुकाव कोण कितना बचा 60 डिग्री और ये टोटल है 90, तो नीचे कितना आ गया ये 30 डिग्री। तो इस तरह ये नीचे वाला कोण हम लेंगे इस ई के साथ में, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ये -30 डिग्री यूज करेंगे, यानी कि 90 माइनस थीटा यूज करना है। सिंपल सी बात ये समझ लीजिए कि यदि तल का कोण दे रखा है तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अल्फा जो है मान लीजिए आप
तल का एक्स अक्ष या ई के साथ झुकाव कोण। चलिए, इस क्वेश्चन में ये कोई यूज नहीं है, एक पर्टिकुलर केस है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, अभ्यास 1.15 यानी कि यही एक्सरसाइज जो हमने करी है, क्वेश्चन नंबर 15 जो हमने किया है उसी से रिलेटेड है। एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा का एक घन जो कि इस प्रकार अभिविन्यास है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, नेट फ्लक्स गुजरेगा। ये कार्टेशियन प्लेन, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, इससे गुजरने वाला एक घन हमें बनाना है। इसके समांतर एक लाइन ड्रा करो, जेड अक्ष के, ये वाई अक्ष के समांतर, इसी तरह फिर ये एक्स अक्ष के समांतर और ये वाई अक्ष के समांतर, और ये लाइन ये एक्स अक्ष के समांतर और ये जेड अक्ष के समांतर। इस तरह ये एक्स अक्ष के समांतर और इसको यहाँ के बजाय इसको यहाँ तक ले लीजिए, ये वाई अक्ष के समांतर और ये जेड अक्ष के एंटी पैरेलल। तो इस तरह से ये घन बन गया, सभी साइड ये सब बराबर है। इसमें दिया है कि इस प्रकार अभिविन्यासित है कि इसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है। निर्देशांक तल मतलब ये एक्स वाई तल के समांतर ये, वाई जेड के समांतर ये, और ये जेड एक्स के समांतर ये नीचे वाला। इसी तरह बाकी दूसरे माइनस वाई, माइनस एक्स और माइनस जेड के समांतर, ये मान लिया कि ये इस घन का मूल बिंदु इस मूल बिंदु पर कोइंसाइड है, टिका हुआ है, इसके समांतर है, इसके सारे तल कोण बनाता है। तो फ्लक्स कितना गुजरेगा वो हमें निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 की इसने बात करी है और कोई आवेश इसके अंदर नहीं कहा है, और क्वेश्चन नंबर 15 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स अक्ष के अलोंग है, मतलब इसके इस तल से एंटर करेगा, ये एंटर किया और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि वैद्युत बल रेखाएं एक सिरे से एंटर कर रही है, दूसरे से बाहर निकल रही है, यानी कि जितना फ्लक्स एक सिरे से आ रहा है उतना बाहर निकल गया। इस तरह इससे परिबद्ध या गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि केवल और केवल दो पृष्ठों से ही इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस हो रही है, काट रही है। इसलिए जो नेट फ्लक्स होगा, नेट विद्युत फ्लक्स होगा, वो इस घन से शून्य गुजरेगा। इसका आंसर में लिखेंगे फाई की वैल्यू 0। उसके रीजन 2 है कि घन के अंदर कोई आवेश नहीं है, और है तो उनका कुल बीजगणितीय योग 0 है। क्योंकि दिया ही नहीं है तो है ही नहीं। यदि कहता कि कुछ है तो बात अलग होती है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, उस तरह का एक केस आएगा। दूसरा, घन में प्रवेश करने वाली और बाहर निकलने वाली रेखाओं की संख्या समान है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, और घन में प्रवेश व
निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या समान है, अतः फाई 0, यानी कि उससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर, बॉक्स काला है तो उसके अंदर क्या है हमें नहीं पता, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर स्थित क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू 8 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन, 8 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। 8 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है। क्यू नेट कहाँ है, तो सिग्मा का यूज करेंगे, यानी कि सिग्मा क्यू पूछा है। और गॉस की थ्योरम में हमने पढ़ा है फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा क्यू बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू दी है 8 गुणा 10 की पावर 3, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट टेबल से लेंगे 8.85 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8 इंटू 10 टू द पावर 3 वैल्यू हुई फाई की, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 की पावर -12। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट निकालेंगे अपने आप, कूलम में आएगा आंसर। यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है, नेट फाई टोटल फाई कुल 0 है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? तो बिल्कुल नहीं। यदि बॉक्स से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है, तो इसका अर्थ यह नहीं है, यानी कि नहीं शब्द आएगा कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश न हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि बॉक्स के अंदर सभी आवेशों का बीजगणितीय योग मतलब चिन्ह सहित 0 है। उसके अंदर 2 आवेश है, एक प्लस क्यू
दूसरा माइनस क्यू बराबर 0। आवेश तो है, दो रखे हुए हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर है, परिमाण में जस्ट अपोजिट है, परिमाण बराबर है लेकिन नेचर में जस्ट अपोजिट है, तो दोनों का बीजगणितीय योग 0 हो जाएगा और उस परिस्थिति में फ्लक्स भी 0 होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी आपकी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है और ये एक घन का एक फलक, एक तल मान लेते हैं और इससे ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये 5 सेंटीमीटर, जबकि ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। चित्र में दर्शाए गए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग, ये वर्ग दिया हुआ है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकुलाम का आवेश, यहाँ पर जो आवेश रखा है Q प्लस 10 माइक्रोकुलाम या 10 गुणा 10 की पावर -6 कुलाम रखा हुआ है। इस वर्ग के पृष्ठ से, इस पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब चूँकि फ्लक्स निकालने के लिए गॉसियन पृष्ठ चाहिए और गॉसियन पृष्ठ उससे पूरी तरह परिबद्ध हो, तो यहाँ पर हम एक कल्पना करते हैं कि ये कोई घन है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। ये दो वर्ग बनाओ, चारों कोनों को मिला दो तो ये घन बन गया और ये तल ये आ गया जो हम बनाए हुए हैं यहाँ पर। इसको इधर कर लेते तो ये सेम ऐसे ही आ जाता, ये ऐसे बन गया। कोई बात नहीं, आप इसको यदि ऐसा करना चाहते हो तो ये ऐसे बना लो, वर्ग ये इस तरह से बन के चारों कोनों को मिला दो, ये और ये। अब किसी भी एक तल से, यानी कि सेंटर में हर एक इसका जो केंद्र होगा, इस घन का जो केंद्र होगा, हर एक फ्लक्स से, हर एक पृष्ठ से जो दूरी होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी, चाहे इधर से ले लो, इधर से ले लो, इधर से ले लो, चूँकि इसकी सारी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर है। तो इस एक पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा वो कितना होगा, उसे निकालने के लिए कि हम सारों को एक पृष्ठ तो ये हो गया ख़त्म, दूसरा ऊपर वाला ख़त्म, तीसरा ये ख़त्म, चौथा ये ख़त्म, ये ख़त्म और पांचवा ये और ये छठा बचा। तो इस तरह से यदि हम इन सबको डिलीट कर दें, यहाँ से मिटो दें, तो ये डायग्राम हमारा यही बन गया और ये ऊंचाई रह गई 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह वर्ग से निर्गत फ्लक्स, क्योंकि इस घन में जो पृष्ठ थे वो 6 पृष्ठ आ रहे हैं। घन में ये साइज इतना है, ये भी इतना है, लेकिन ये भी इतना ही होना चाहिए। तो अब हम पृष्ठ दिखा रहे हैं यहाँ पे केवल 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 के 6 पृष्ठ का जो एरिया है, ये एरिया सबका समान है, तो समान रूप से फ्लक्स रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि 1/6 कुल फ्लक्स 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1/6। Q की वैल्यू 10 गुणा 10 की पावर -6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इससे पहले क्वेश्चन में हम यूज़ कर चुके हैं 8.85 10 की पावर -12। यहाँ पे मात्रक की भी बात करेंगे तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको सॉल्व करके आप फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। दो माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश
Q बराबर 2 माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदलेंगे तो 2 गुना माइक्रो जब भी हटाएंगे 10⁻⁻⁶ आ जाएगा और माइक्रो हट जाएगा, कुलाम लिखेंगे। किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाली किसी घनीय गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, यानी कि एक घन जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है, 10 के बजाय अब की बार 9 लिख दिया। ये घन बना दो, 2 वर्ग बनाओ, इस तरह से इनके चारों कोनों को मिला दो तो ये घन तैयार। और इसके कोने में यहाँ पे कहीं आवेश रखा है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स पूछा है तो कुछ नहीं करना, फाई = Q/ε0 टोटल फ्लक्स की बात करी है। Q का मान 2 × 10⁻⁻⁶ और ε0 की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर 8.85 × 10⁻⁻12 यूज करके ये फाई की मात्रा वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। किसी आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर, कोई बिंदु आवेश उसको केंद्र मानकर एक यहाँ पर गोला खींचा, ये 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर। गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स फाई = -1.0 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ए पार्ट, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी, इसको 10 के बजाय 20 कर दिया, तो इस पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजर रहा है, निकल रहा है, निर्गत हो रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा पूछा गया है। जवाब लिखेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। अतः त्रिज्या 2 गुनी यानी कि 20 करने पर भी निर्गत फ्लक्स पूर्व के बराबर जो भी था, और यहाँ पर -1 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ही रहेगा। सेकंड पार्ट में पूछा है कि इस पर जो आवेश है, इसके अंदर जो आवेश है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर भी जो सूत्र हम अप्लाई करेंगे वो गॉस का नियम, क्योंकि सेकंड पार्ट में Q निकालना है और फाई बराबर होता है Q/ε0, तो यहाँ पर Q बराबर फाई × ε0। फाई की वैल्यू चिन्ह सहित आवेश के चिन्ह को बताएगा, -1.0 × 10⁻³ और ε0 की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। सॉल्व करेंगे, आंसर कूलम में आ जाएगा। ओके, थैंक यू। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इतने ही कंप्लीट कीजिए और इनको चेक कराइए।